नवरात्रि का छठा दिन है, जो माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन भक्तगण देवी कात्यायनी के रूप की उपासना कर उनका आशीर्वाद पाते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनको रोग, संताप और अनेकों प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमन हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। माँ दुर्गा के छठे रूप की पूजा से राहु और काल सर्प दोष से जुड़ी परेशानियाँ दूर होती हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। शेर पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार और दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। बता दें, भगवान कृष्ण को पाने के लिए वृक्ष की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों शोरों पे चल रहा है। देश में रविवार तक कोरोना वैक्सीन की 95 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी करीब 94 करोड़ है। जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य को वैक्सीन की जितनी डोज की ज़रूरत है उतनी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। हालांकि चिंता की बात यह है कि दावे के बाद भी राज्य में टीकाकरण रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। देश में फिलहाल 75% आबादी वैक्सीन की एक खुराक ले चुकी है। वहीं करीब 25% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं। बता दें, इससे पहले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को चेतावनी दी थी कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। आने वाले त्योहारों के सीजन के लिए लोगों को सतर्क करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमने लापरवाही बरती तो रोकथाम के प्रयास पटरी से उतर सकते हैं। उन्होंने राज्यों से टीकाकरण की गति बढ़ाने का भी आह्वान किया ताकि भारत अगले कुछ दिनों में टीके के 100 करोड़ खुराकों को लगाने के आंकड़े को हासिल कर सके। भारत ने अब तक टीके के 94 करोड़ से अधिक खुराक लगा ली है। स्वास्थ्य मंत्री ने बीते दिनों 19 राज्यों में टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक की। सभी प्रमुख राज्यों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख सचिवों और निर्देशकों के साथ कोरोना टीकाकरण की समीक्षा करते हुए मंडाविया ने कहा था कि कोरोना टीका के 100 करोड़ खुराक देना भारत की टीकाकरण यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं में जोश भर गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अब मात्र 4 माह का समय शेष रह गया है। यह सुनिश्चित करें कि चुनाव तक युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर फैसला जनता के हित में ले रही है। जल्द ही सभी फैसले धरातल पर उतरेंगे। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। अब डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का काम युवाओं के कंधों पर है। गोपेश्वर में पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के उत्तराखंड का सपना तभी पूरा होगा जब युवा मजबूत होगा। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य युवा स्वास्थ्य भारत मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जिम सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस दौरान भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में जुट जाने का आह्वान किया। इस मौके पे बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, भजमुआ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री वैभव, प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह, जिला अध्यक्ष देवेंद्र नेगी, प्रदेश सह सहयोगी मोहन नेगी, दीपक भट्ट आदि मौजूद थे। हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार दोपहर शीतकाल के लिए बंद हो गए। रविवार सुबह से हेमकुंड साहिब स्थित गुरुद्वारे में सबद कीर्तन शुरू हो गया, जो दोपहर तक चला। उसके बाद इस साल की अंतिम अरदास हुई। फिर गुरु ग्रंथ साहिब को पंजाब से आए विशेष बैंड की धुन के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में सचखंड साहिब में लाया गया। इसी के साथ दोपहर के समय हेमकुंड साहिब के कपाट
शीतकाल के लिए बंद हो गए। हेमकुंड साहिब के कपाट बंदी को लेकर शनिवार को ही 2200 से अधिक श्रद्धालु गोविंद घाट और घंगारिया पहुंच चुके थे, जो रविवार को हेमकुंड साहिब पहुंचे और इस साल की अंतिम अरदास में भाग लिया। 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। बता दें, कोविड के चलते इस साल 18 सितंबर से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई। उसके बावजूद यहां पर 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। जानकारी देते हुए हेमकुंड साहिब के मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रमुख प्रबंधन सरदार सेवा सिंह ने बताया कि ज्यादा ठंड और बदलते मौसम को देखते हुए ट्रस्ट ने 10 अक्टूबर को कपाट बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही बताया कि कपाट बंदी के दौरान ट्रस्ट प्रधान सरदार जनक सिंह, जनरल सेक्रेटरी सरदार रविंद्र सिंह सहित सेना की इंजीनियरिंग कंपनी के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई, जबकि 7 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 172 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 11,720 सैंपलों की जांच की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। वहीं अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं देहरादून में 5 और पिथौरागढ़ में 1 संक्रमित मिला है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,668 हो गई है। इनमें से 3,29,991 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,396 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर 96.02% और संक्रमण दर 0.05% दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सोमवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश ने अब तक 96% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन की पहली डोज 43% को दोनों डोजें लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने दिसंबर तक प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्य के पास पर्याप्त वैक्सीन होने के बाद भी टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ी है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन 60,000 से अधिक वैक्सीन की डोज लगानी होगी, लेकिन वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 25 से 30,000 वैक्सीन डोज लग पा रही हैं। प्रदेश में टीकाकरण रफ्तार बढ़ाने के लिए सोमवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पूरे राज्य में लगभग 2,000 केंद्रों पर लोगों को वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लगाई जाएगी। दक्षिण पश्चिमी जिला की वाहन चोर निरोधक शाखा ने सागरपुर में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए 2 मालिकों समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 महिलाएं शामिल हैं। आरोपी बजाज फाइनेंस के नाम से लोन देने का झांसा देकर ठगी करते थे और अब तक हजारों लोगों का शिकार बना चुके हैं। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार मालिकों की पहचान सागरपुर निवासी प्रिंस और कुतुब विहार निवासी राहुल के रूप में हुई है। तीन पार्टनर इस फर्जी कॉल सेंटर को चलाते थे। एक मालिक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। 7 अक्टूबर को पुलिस को सागरपुर में आरवीके टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी कॉल सेंटर के चलाने की जानकारी मिली थी, जिसमें लोगों को बजाज फाइनेंस के नाम पर 7% ब्याज पर व्यक्तिगत लोन देने का झांसा दिया जाता था। सूचना को पुख्ता करने के बाद पुलिस ने छापा मारकर 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 14 मोबाइल फोन, मैसेज के लिए इस्तेमाल एक मोबाइल फोन, एक नोटपैड जिस पर पीड़ितों का विवरण रखते थे, एक डेस्कटॉप, लोन स्वीकृति के फर्जी कागजात और एक रजिस्टर बरामद किया है। पूछताछ के दौरान कॉल सेंटर के मालिक प्रिंस ने बताया कि उसने 10वीं तक पढ़ाई की है। साल 2016 में जनकपुरी स्थित एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसका एक टीम लीडर था जो लोन देने के नाम पर ठगी करता था। हैदराबाद पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारा और मालिक अमरचंद केसरी को गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से कॉल सेंटर बंद हो गया। फिर 2020 में एकांत, राहुल और सन्नी के खोले गए एक कॉल सेंटर में वह कॉलिंग एजेंट के रूप में काम करने लगा। 5 महीने तक काम करने के बाद सन्नी से उसकी लड़ाई हो गई और उसने काम छोड़ दिया। लोन और बीमा प्रक्रिया के सारे तरीके सीखने के बाद उन लोगों ने मार्च 2021 में सागरपुरा में कॉल सेंटर खोला। राहुल ने 12वीं तक पढ़ाई की है। 2011 में उसने द्वारका कोर्ट में मुंशी का काम शुरू किया। कम वेतन के कारण 3 महीने में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद मायापुरी में एक कॉल सेंटर में 3 साल तक टेलीकॉलर का काम किया। वर्ष 2020 में वह स्कूल के दोस्त एकांत के संपर्क में आया और उसके कॉल सेंटर में काम करने लगा। बाद में उसने राहुल, प्रिंस और एक अन्य सहयोगी के साथ अपना फर्जी कॉल सेंटर खोला।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बीच आ रहे अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार से अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार की घटना से तुरंत निपटा जा सके। बता दें, फरीदाबाद से गुजर रहे बाईपास रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लिंक रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत बाईपास रोड को चौड़ा कर 12 लेन किया जा रहा है। इसके लिए NHAI हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से सड़क को दोनों तरफ से 70-70 मीटर की जगह मांगी है। कुछ जगह तो NHAI को मिल गई, वहां फ्लाईओवर बनाने का काम भी शुरू कर लिया गया है। लेकिन सेक्टर 37 से बल्लभगढ़ तक अधिकांश जगहों पर सड़कों के दोनों ओर अवैध कब्जा है, जहां लोगों ने घर बना रखे हैं, शोरूम खोल रखे हैं। इन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है। इससे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में रुकावट आ रही है। एक सप्ताह पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी बाईपास रोड पर तोड़फोड़ के लिए पहुंचे थे। सेक्टर 17 के पास लोगों के विरोध के कारण बिना तोड़फोड़ के खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। HSVP के सर्वे विभाग कनिष्ठ अभियंता प्रेम प्रकाश ने बताया कि लोगों को घरों को खाली करने के आदेश दिया था, वह समय समाप्त हो गया है। एक्सप्रेसवे के बीच आ रहे अवैध कब्जों को खाली करने के लिए सोमवार से तोड़फोड़ अभियान शुरू किया जाएगा। सेक्टर 17 से तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस के सख्त पहरे के बीच रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बड़े बेटे नवजीत सिंह की शादी अमलाला की सिमरनधीर कौर के साथ गुरुद्वारे श्री सच्चा धन साहिब में बिल्कुल साधारण अंदाज में हुई। अपने बेटे नवजीत सिंह की शादी की खुशी में PM चरणजीत सिंह चन्नी अपने घर से निजी कार चलाकर गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। शादी होने के बाद भी अपनी कार से घर लौटे। विवाह कार्यक्रम में पंजाब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और कई अन्य लोग पहुंचे और नव दंपति को अपना आशीर्वाद दिया। कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह घुग्गी के अलावा कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर भी विवाह समारोह में पहुंचे। शादी में पहुंचे मेहमानों के लिए गुरुद्वारे साहिब के अंदर लंगर का इंतजाम किया गया था। नव दंपति को आशीर्वाद देने आने वाले प्रत्येक मेहमान लंगर खाकर वापस लौटे। खास बात यह रही कि CM ने अपने बेटे की शादी को बिल्कुल सादे रीति रिवाजों के साथ संपन्न किया और गुरुद्वारा साहिब में आने वाले मेहमानों के चलते शहरवासियों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा।